हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आफाक क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की जो क्लास है ये सीटेट 2020 से संबंधित है। ये क्लास थर्ड एनसीईआरटी की जो पर्यावरण अध्ययन की बुक है उससे संबंधित है। तो देखते हैं कि क्लास थर्ड एनसीईआरटी की जो पर्यावरण अध्ययन की बुक है वो उसका क्या नाम है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो आसपास लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी क्लास थर्ड की पर्यावरण अध्ययन की बुक है, जो सीटेट 2020 में पर्यावरण अध्ययन की जो भी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं बुकों से सेट किया जाता है। दोस्तों, आप विश्वास कीजिए, इसके अलावा कहीं भी किसी और बुक से नहीं लिया जाता है। आपको आगे पता भी चल जाएगा इस वीडियो में कि एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे सीटेट हो या किसी और एग्ज़ाम के लिए। ये स्पेशली सीटेट को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप सारे वीडियो को देखें। हमारे चैनल पे एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चलाया जा रहा है सीटेट के लिए, वो सारे सीरीज़ आप बिल्कुल देखें अच्छे से। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ तीसरी कक्षा के लिए लिखा हुआ है, किसका है? पर्यावरण अध्ययन। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन की ये पुस्तक है। दोस्तों, ये बिल्कुल ही अपडेटेड बुक होगा। पहले यहाँ देख लेते हैं कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो यहाँ देख लें, जो हमने घेरा है उसमें लिखा है हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या है। एनसीईआरटी का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये हिंदी का फुल फॉर्म हुआ। और इंग्लिश में देख लीजिए, उसी के जस्ट नीचे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इससे आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट। क्योंकि एनसीईआरटी के जो भी बुकें लिखे जाते हैं वो अपने फील्ड में एक विशेषज्ञ होते हैं, और एक लोग नहीं मिलकर किसी बुक को लिखते हैं, काफ़ी लोग एक बुक को लिखते हैं, अच्छे से कंटेंट डालते हैं, तब एनसीईआरटी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और एक बात और बता दें कि बहुत से यूट्यूबर जो हैं, टीचर जो हैं, वो पुराने जो हैं वर्जन, जैसे बुक का 2018-19 के बुक से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो क्लास है ये बिल्कुल ही लेटेस्ट वर्जन से है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 2020 और 21 लिखा हुआ है। ये बिल्कुल ही लेटेस्ट बुक है जो पब्लिश हुई है एनसीईआरटी की। तो इससे हमें एक फ़ायदा होगा कि अगर कोई चेंजेस हुए होंगे तो पता चल जाता है। तो देखते हैं फटाफट एनसीईआरटी क्लास थर्ड की पर्यावरण अध्ययन की क्या सिलेबस है और कितने चैप्टर हैं। यहाँ देखिए विषय सूची है एनसीईआरटी क्लास थर्ड पर्यावरण अध्ययन की। यहाँ विषय सूची आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये विषय सूची जो सीटेट 2020 के इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला चैप्टर हमारा क्या है? डाल डाल पर ताल ताल पर। दूसरा चैप्टर पौधों की परी। तीसरा चैप्टर हमारा है पानी रे पानी। चौथा चैप्टर हमारा क्या है? हमारा पहला स्कूल। पांचवा चैप्टर छोटू का घर। दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्लास थर्ड एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन के सारे चैप्टर हैं। दोस्तों, क्लास थर्ड एनसीईआरटी की जो पर्यावरण अध्ययन की बुक है इसमें 24 चैप्टर हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, लास्ट क्या है? जीवन का जाल। 24 चैप्टर हैं। हम एक दिन में लगभग 2 क्लास अटेंड करेंगे। इस तरह हमारा जो क्लास है क्लास थर्ड की पर्यावरण अध्ययन 12 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होता है क्लास फोर्थ का पर्यावरण अध्ययन की क्लास स्टार्ट होंगी, उसके बाद क्लास 5 का। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपके पर्यावरण अध्ययन की जो 30 नंबर है इससे बिल्कुल ही कवर हो जाएगा। तो 12 दिनों में हमारा क्लास पूरा ओवर हो जाएगा, क्लास थर्ड की कवर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा पहला चैप्टर क्या है। स्टार्ट करते हैं क्लास। ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए कि ये हमारा एनसीईआरटी क्लास थर्ड का पर्यावरण अध्ययन जो है उसका पहला चैप्टर है। क्या चैप्टर का नाम है? डाल डाल पर ताल ताल पर। चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? डाल डाल पर ताल ताल पर। तो क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, एक पौधा है जिसपे कुछ पंछियां हैं, कुछ जानवर हैं। तो हमारे दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं कि मैंने जो चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है सीटेट 2020 के लिए उसको हाईलाइट कर दिया है
जिससे आपको समझने में काफ़ी सहूलियत होगी और अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसलिए मैंने जितने भी चैप्टर हैं इसके सभी को हाईलाइट किया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीटी 2020 के एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी की जो पर्यावरण अध्ययन की बुक है उसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो पहला हमारा पॉइंट, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर का दुनिया का अवलोकन करवाया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया ना जाए। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि बच्चे जो हैं अपने आसपास के चीज़ों से सीखते हैं, आसपास के लोगों को देखकर समझकर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये चीज़ बताया गया है बच्चों के बारे में। और ये भी बताया गया है कि बच्चों को जो भी चीज़ पढ़ाया जाए कक्षा में उसको बाहर की दुनिया से क्या करना है, रिलेट करना है, यानी वास्तविक जीवन से उसको क्या करना है, जोड़ कर पढ़ाना है। सपोज दैट कि अगर आप बच्चों को किसी जानवर के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि आप मान लें कि आप बंदर के बारे में बता रहे हैं, तो उसको बाहर ले जाके ये बंदर देखिए, तो उसको बाहर ले जाके वास्तविक रूप से बंदर को दिखाइए ताकि वो समझ सके कि उसका वास्तविक रूप क्या है और वो उस सब्जेक्ट से रुचि अपना बना पाए। इसके लिए इस पॉइंट में बताया गया है कि बच्चे क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दें। बच्चे क्या कैसे सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं, यानी जो उसके आसपास के वातावरण है उससे बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं, ये चीज़ बताया गया है। और उसके दूसरी पॉइंट इसी लाइन में दिया गया है कि जो भी कक्षा में पढ़ाया जाए उसको क्या करना है, वास्तविक जीवन यानी जो दुनिया में चल रहा है उससे रिलेट करके पढ़ाना है बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है आपकी स्क्रीन पे, किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। इस पॉइंट से ये बताया गया है कि इस बुक में जो है जानवर शब्द सभी तरह के जानवरों के लिए प्रयोग किया गया है, चाहे वो पक्षी हो चाहे कुछ भी हो, तो उन सबको क्या कहा गया है, जानवर कहा गया है। जैसे कि आप ऊपर इमेज में देखिए, यहाँ एक इमेज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कुछ भैंस है, पक्षी है और यहाँ बकरी आपको दिख रही होंगी। तो इसका मतलब कुछ जलीय जानवर है, कुछ स्थलीय जानवर, तो इन सभी को क्या कहा गया है, इस चैप्टर में जानवर शब्द से संबोधित किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इस पॉइंट में बताया गया है कि क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं ये वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं, मतलब कौन सी जानवर क्या है, किसको क्या बोला जाता है, ये चीज़ की जो होता है, इस कक्षा के जो बच्चे होते हैं, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो किसी चीज़ की वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक ही चीज़ से उसको संबोधित किया जाता है। जैसे कि यहाँ जानवर के लिए मतलब सभी चीज़ उसी में आ जाएंगे, ये चीज़ बताया गया है। क्योंकि यहाँ इस उम्र के बच्चे क्या करते हैं, वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। आप याद हैं ये उम्र कितनी होगी, क्लास 3 के बच्चों की 8 ईयर उम्र होता है। 8 ईयर की जो अवस्थाएं होती है बच्चे की, उसमें वर्गीकरण करने की क्षमता नहीं होता है। और एक चीज़ और भी बताया गया है कि बच्चों को जानवरों के बारे में जो जानकारी है उसको इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी इस पॉइंट से ये पता चल रहा है कि बच्चों को हमें ये प्रेरित करना चाहिए कि वो विभिन्न जानवरों के बारे में जाने, इस चीज़ को बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों को विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। यहाँ एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया गया है दोस्तों, तो आप ध्यान दें। बच्चों का वर्गीकरण का जो शुरुआत कैसे होता है, वो जानवरों का रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखते हैं और उसकी नकल करते हैं। तो ये चीज़ करने से बच्चों के अंदर जो क्या होता है, वर्गीकरण करने की जो गुण होती है, इसकी क्या होती है, शुरुआत होता है। यानी और एक बात और इसमें बताया गया है कि बच्चों को किसमें आनंद आता है, क्योंकि जानवरों के जब वो रंग, रूप, चाल आदि का नकल निकालते हैं तो उनको एक आनंद महसूस होता है, यानी वो उनको रोचक लगता है। ये चीज़ बताया गया है इस पॉइंट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों।
आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों में वर्गीकरण कब शुरुआत होता है, तो आप बताएंगे जानवरों को रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना और उनका नकल करने से बच्चों में क्या होता है, वर्गीकरण की शुरुआत होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ पहेलियाँ दिया गया है। जैसे कि हम सभी छोटे थे तो हमारी दादी या दादा जी थे तो वो कुछ हमसे पहेलियाँ पूछते थे, जैसे कि छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। इसका मतलब क्या हुआ, बंदर पहला जो पहेली है, आप सभी जानते हैं, भली भांति इससे परिचित हैं। तो इससे क्यों एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये बात आप जाने। लास्ट की जो पहेली है 6 नंबर पे, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं। ये पहली बार कई बार पूछा भी जा सकता है कि ये पहेली किससे संबंधित है। तो नेक्स्ट पॉइंट में इस पहेली के बारे में बताया गया है कि पहेली जो 6 का आधार जो है पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ से है। यानी जो धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं, ये किससे संबंधित है, ये पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ से संबंधित है ये पहेली। एक इसमें आगे बताया गया है, कहानी सुनकर या सुनाकर बच्चों को ये प्रेरित करें कि पंचतंत्र की कहानियां पढ़ें। इस चीज के लिए क्या करना है, बच्चों को प्रेरित करना है दोस्तों। ये चीजें में बताया गया है। पहली 6 के आधार किससे है, पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ। या एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, खरगोश और कछुआ की कहानी किससे संबंधित है, तो वो पंचतंत्र की कहानी से कहानी में दिया गया है खरगोश और कछुआ। तो आप इस पॉइंट को विशेष ध्यान दें, इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या है, जादू की उंगलियों। अब जादू की उंगलियों से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ये जादू की उंगलियां जैसे आप देख रहे हैं, जादू की उंगलियां क्या है कि बच्चे अपने जो उंगलियां होते हैं उस पर कुछ कलर लगाकर और कुछ आकृति बनाते हैं। तो उसको एनसीईआरटी क्लास 3 पर्यावरण अध्ययन की जो बुक है उसमें बोला गया है जादू की उंगलियां। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे कुछ कलर लगा के मोर के बनाए हुए हैं हाथों से, जैसे उंगलियों में कलर लगा के डिफरेंट कलर लगा के यहाँ डॉग बनाया है। यहाँ देख सकते हैं विभिन्न आकृति बनाई। तो इसी को क्या कहा गया है, एनसीईआरटी में जादू की उंगलियां बताया गया है। यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियाँ जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। बच्चों को क्या अच्छा लगता है, उनको सृजनात्मक गतिविधियाँ करना बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि रंगों को हाथों पर लगाकर कई तरह की आकृति बनाना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें। यानी इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आप अवसर दें सृजनात्मक कार्य करने के लिए, ताकि वो अपने अंदर जो क्षमता छुपी हुई है उसको बाहर निकाल सके। और उनको एकदम इतना ज़्यादा आप फ्री छोड़ें ताकि वो अपने तरह से जो डिजाइन दिमाग में चल रहा है उसको आप बना पाएँ। इस तरह आपको उनको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कि वो सृजनात्मक कार्यों में ज़्यादा रुचि लें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप अपनी स्क्रीन पे, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन से चित्र बनाएं। क्या करें, अपने मन से चित्र बनाएं। विभिन्न जानवरों को देखने के लिए बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। उसके बाद उनसे क्या करना है कि वो खुद से अपने मन से चित्र बनाएं। इस चित्र के लिए क्या करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। देखिए जो बच्चों बनाते हैं चित्र उनको सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए बच्चों को क्या करना है, समूह में कार्य कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों में एक सामाजिक भावना उत्पन्न होती है। और अगर सहायता ज़रूरत भी होती है कि समूह में लोग एक दूसरे की सहायता कर लेते हैं, तो इससे उनकी आवश्यकताएं भी कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस पॉइंट में इस चीज़ को बारे में बताया गया है कि बच्चों को विभिन्न जानवरों को देखने और अपने मन से चित्र बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ये पॉइंट जो है दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिक्सा का खेल। जिक्सा अब
आपसे बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि जिक्सा का खेल किसे कहते हैं, तो जान जाएंगे। जिक्सा के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जिक्सा किसे कहते हैं। होता है जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। क्या है? जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि आप इमेज में देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये एक इमेज है जिसमें मोर बना हुआ है और कुछ एक पौधा बना हुआ है। तो ये जो वाइट की जो लाइन देख रहे हैं आप, ये अपनी स्क्रीन पे ये देखिए, वाइट की जो ये लाइन गई है, ये एक एक टुकड़ा है चित्र का, और इसी को मिलाकर ये फिगर बनाया गया है। जैसे कि मोर आप देख रहे हैं और एक बड़ा सा पौधा है, तो इसी को एनसीईआरटी ने क्या कहा है? जिक्सा का खेल कहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि इसमें क्या लगता है? बहुत दिमाग लगता है। ये जिक्सा क्या है? चित्रों का क्या है? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको मिलाकर एक इमेज बनाया जाता है, उसी को जिक्सा कहा गया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है? यह गतिविधियाँ चीज़ों को क्रमानुसार लगाने की शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। क्या बताया गया है? जो ये गतिविधियाँ, ऐसी अगर गतिविधियाँ कराते हैं बच्चों से जिक्सा खेल जैसी, तो उनमें क्या होता है? क्रम अनुसार लगाने की जो गुण होती है, उस चीज़ की शुरुआत होता है बच्चों के अंदर। और एक चीज़ यहाँ में बताया, क्रम में लगाना बच्चों को अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यानी जो इमेज जिक्सा में बनाया जा रहा है टुकड़े को लगाकर, ये क्या निर्भर करेगा? बच्चों के अनुभव पर निर्भर करेगा। जैसा अनुभव होगा वैसा वो बना पाएंगे। जैसे कि अगर अनुभव जैसा होगा, जैसे चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ये अनुभव पर निर्भर करता है। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाएं। क्या करना है? बच्चों में आपस में क्या चर्चा करना है? जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पे संवेदनशीलता से जुड़ी बातों से क्या करना है? बच्चों में चर्चा करवाना है, इनके लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, जिक्सा ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े न हो जो आसानी से जोड़े जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताया गया है। जिक्सा कैसा होना चाहिए? जिक्सा आसान नहीं होना चाहिए, ताकि आसानी से टुकड़े नहीं जोड़े देंगे, उसमें थोड़ी दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा यूज होना चाहिए। इस चीज़ को इस पॉइंट में बताया गया है। उसमें क्या करना है? जिसमें दिमाग लगाए ऐसे टुकड़े बनाना चाहिए, इस तरह की जिक्सा बनाना चाहिए। बच्चों को इस तरह की गतिविधियां कराने का मौका दें और उनके कामों की प्रशंसा करें। ये लास्ट की जो लाइन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। बच्चों को क्या करें? इस तरह की गतिविधियां करने के क्या करें? मौका दें। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की गतिविधियां करने के लिए बच्चों को क्या दें? अवसर दें, और उनके कामों पे क्या करें? प्रशंसा करें। इससे क्या होगा? बच्चे मोटिवेट होंगे और वो चीज़ जो है, जो आप पढ़ा रहे हैं, उसमें उनको रुचि उत्पन्न होगा। इसलिए जिक्सा को ऐसा बनाना चाहिए जिसमें दिमाग का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो। उसको आसान नहीं बनाना चाहिए, उसको थोड़ा कठिन बनाना, जिसमें बच्चों का दिमाग लगे, इस तरह का जिक्सा बनाना चाहिए। दोस्तों, हमारा क्लास 3 एनसीईआरटी जो पर्यावरण अध्ययन की बुक है, उसका पहला चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इसके जस्ट बाद हमारा दूसरा चैप्टर भी आएगा, प्लीज़ उसको भी देखें। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।